हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग देखने जा रहे हैं एनटीए के पेपर 2 का एनालिसिस। ठीक है ना, फिजिक्स के पार्ट का हम एनालिसिस देखने जा रहे हैं। इस पेपर 2 के अंदर जो मैंने एनालिसिस करी है उसके अंदर 11 ऐसे क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, ये मैं पूरा क्राइटेरिया बता दे रहा हूँ। और अगर आप इस टेस्ट को देते हो, ठीक है ना, क्या क्या पढ़ के देते हो, कितने कितने आपके मार्क्स आ सकते हैं, वो मैं क्राइटेरिया वाइज सारा समझा दे रहा हूँ। फिर हम क्वेश्चंस की एनालिसिस करेंगे। तो एनालिसिस में मेरे सामने ये आया कि इसके अंदर 11 ऐसे क्वेश्चन है, 11 ऐसे क्वेश्चन हैं जो अच्छे क्वेश्चन हैं। अब अच्छे क्वेश्चन किसको बोलते हैं? ठीक है ना, अच्छे क्वेश्चन उसको बोलते हैं जिसमें आपको कंसेप्ट का एप्लीकेशन आना चाहिए। ये प्रॉब्लम डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड नहीं होते। हाँ, मतलब फॉर्मूला लगता है बट एक स्पेशल क्राइटेरिया में, स्पेशल कंडीशन के साथ। तो 11 ऐसे क्वेश्चन हैं जो अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है ना, तो इनको मैं आपका एनालिसिस अभी सिखाऊंगा तो आपका थोड़ा सा नॉलेज लेवल अपडेट हो जाएगा। 4 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डिफिकल्ट हैं। जो डिफिकल्ट हैं मोस्टली वो आईआईटी के प्रीवियस क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, तो उतने इसमें से कुछ तो आपको करने हैं, कुछ एक आधा क्वेश्चन ऐसा है जो आप छोड़ भी सकते हो, नीट एग्जाम के अंदर आने का उसका चांस नहीं है, वो मैं आपको बता दूंगा। इन 4 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन ऐसा है जिसका सॉल्यूशन एनटीए ने गलत दे रखा है। ठीक है ना, तो वो गलत सॉल्यूशन है। वो क्वेश्चन है आईआईटी 2008 का, जो कि आगे आपको दिखेगा, प्रॉब्लम नंबर 32। तो बहुत सारे लोग शायद उसका वही सॉल्यूशन दे रहे हैं जो एनटीए ने दे रखा है, तो वो गलत चीज़ है कि कट कॉपी पेस्ट मार करके आप वही सॉल्यूशन दे रहे हो। तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन आईआईटी 2008 के प्रॉब्लम का मैं आपको दिखाऊंगा। तो एनटीए का सॉल्यूशन रॉन्ग है और उसने जो आंसर दे रखा है उस प्रॉब्लम का, प्रॉब्लम नंबर 32 का, वो भी गलत है। ठीक है ना, तो वो चीज़ अभी आपको क्लियर हो जाएगी। अच्छा, एक प्रॉब्लम ऐसा है जो कैलकुलेटिव है। ठीक है ना, कैलकुलेशन को कैसे मैनेज करना है मैं आपको सिखाऊंगा। इस कैलकुलेटिव प्रॉब्लम को आप लास्ट के लिए रख सकते हो। ठीक है ना, और अगर आप मान लो नहीं कर पा रहे तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, आप इसमें निगेटिव मार्क्स मत लेकर के आओ। तो ये पूरे पेपर का एनालिसिस है। 11 अच्छे क्वेश्चन है, 4 डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो कि आईआईटी के, जिनमें से एक का सोल्यूशन एनटीए ने गलत दे रखा है और एक क्वेश्चन कैलकुलेटिव है जो कि एरर एनालिसिस का क्वेश्चन है। तो ये कुल मिलाकर के पूरा क्राइटेरिया है। अब आप इस टेस्ट के अंदर कितने नंबर इजिली स्कोर कर सकते थे कि क्लासरूम और वीडियो लेक्चर वाले स्टूडेंट्स जो हैं, जो शुरू से फॉलो कर रहे हैं, वो अपने 39-40 के आसपास तक प्रॉब्लम इजीली कर सकते हो। और जो क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज वाले हैं वो अप टू 35 प्रॉब्लम आप आराम से कर सकते हो। 35 प्रॉब्लम का मतलब हो गया 140 मार्क्स। ठीक है ना, तो 140 मार्क्स, इतना मैंने हमेशा बोला हुआ है कि एनटीए के टेस्ट में अगर आपके 140 तक मार्क्स आते हैं, दैट मीन्स आप नीट के अंदर बहुत ईजिली 160 प्लस आराम से ले आओगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब चलते हैं इसकी एनालिसिस पर। तो पहला क्वेश्चन वो आपका ये है। ये क्वेश्चन मैंने आपको इस जैसा क्वेश्चन क्रैश कोर्स में कराया था, सेम एज इट इज प्रॉब्लम मैंने टेस्ट सीरीज के अंदर भी रखा हुआ है। तो हर जगह पर आपको ये प्रॉब्लम मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर्स के अंदर भी ये प्रॉब्लम है। तो आप इन प्रॉब्लम को, मतलब आपको ये प्रॉब्लम हर हाल में आना चाहिए। ठीक है ना, अगर आप कोचिंग भी पढ़ते हो तो भी आपको ये मॉड्यूल में मिल जाएगा। अब ये नहीं बोलूंगा किस कोचिंग के कौन सा मॉड्यूल में, बता सकता हूँ बट उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो अल्टीमेटली ये प्रॉब्लम 2 परपेंडिकुलर वायर का है और हमें ऐसे पॉइंट का लोकस ढूंढना है जहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। ठीक है ना, लोकस का मतलब होता है पाथ की इक्वेशन, और ढूंढने का एक लाइन का तरीका, वो तरीका ये है कि इन दोनों की एक रिजल्टिंग वायर ले लो। ठीक है ना, मैं एनटीए का सोल्यूशन आपको नहीं दे रहा, मैं मेरे सोल्यूशंस आपको दे रहा हूं। वो सोल्यूशन आपके नॉलेज लेवल को बढ़ाएंगे, तो ध्यान से देखना। तो इसमें करंट इधर है, इसमें करंट इधर है, दोनों का एक रिजल्टिंग वायर ले लो। ठीक है ना, तो ये इन दोनों को कंपोज करता हुआ रिजल्टेंट दो चीज का दोनों के बीच में होता है। अब इसके ऊपर जो भी पॉइंट्स लाई करेंगे वो सारे के सारे पॉइंट्स होंगे उन पर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। ये इसका शॉर्टकट है। ठीक है ना, तो आप इस रास्ते से इसका चेक कर सकते हो, ये मैंने क्रैश कोर्स में भी बताया था आपको। अब कैसे हम लोकस निकालेंगे, बड़ा आसान सा तरीका, ये पी पॉइंट ले लो, कोऑर्डिनेट x, y ले लो। अब दोनों की मैग्नेटिक फील्ड इक्वेट कर दो और काम खत्म। तो इसकी वजह से जो फील्ड का यहाँ पर डायरेक्शन हो गया, राइट हैंड लगाओगे तो बाहर की तरफ आ गया, इसकी वजह से फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ आ गया। तो b1 और b2 दोनों की फील्ड को हम इक्वेट कर देते हैं। b1 की वैल्यू, यानी इस वायर की वजह से यहाँ पर फील्ड की वैल्यू निकालते वक्त हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होगा जिसकी वैल्यू हमारे पास y के इक्वल हो गई, और x पर गिरा हुआ परपेंडिकुलर, सॉरी y पर गिरा हुआ परपेंडिकुलर का लेंथ x के बराबर हो गया। तो b1 का वैल्यू हमारे पास आ गया म्यू नॉट बाय 4 पाई ट्वाइस ऑफ i1 डिवाइडेड बाय y, और b2 का वैल्यू मेरे पास आ गया म्यू नॉट बाय 4 पाई ट्वाइस ऑफ i2
डिवाइडेड बाय x। तो ये ध्यान रखना जो हम ये स्पेशल प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, ठीक है ना। बाकी तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड हम आप इजीली कर सकते हो, थ्योरी वाले प्रॉब्लम्स हैं उनमें मेरी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, आप क्रैश कोर्स कर रहे हो उतना आपके लिए सफिशिएंट है। तो ये जो स्पेशल प्रॉब्लम्स हैं इनको आप रिवाइज, अब मैं ऐसे भी कराता तो भी मैं ऐसे ही प्रॉब्लम उठाता तो बेस्ट है, मैंने एनटीए के प्रॉब्लम आपको करा दिए, तो इससे आपका ये भी पता चल गया कि कौन से प्रॉब्लम्स को हम लोग अच्छे लेवल का प्रॉब्लम मानते हैं, कितने लेवल तक हमें तैयारी करनी पड़ती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी इन टेस्ट के थ्रू क्लियर होती चली जाएंगी, आपका नॉलेज लेवल अपडेट होता चला जाएगा। तो आप कनेक्टेड रहना, जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो ज़रूर कर लेना, ठीक है ना। अच्छा, एक काम और करना है, अब क्योंकि इतनी मेहनत चल रही है, आपने क्रैश कोर्स में इतना कुछ सीखा, तो आप नीट फिजिक्स कोटा की ऐप को जाकर के रिव्यू कर दो और थोड़े अच्छे से रिव्यूज़ दो, ठीक है ना, ताकि मेरे को भी कॉन्फिडेंस मिले, हाँ यार हमारी मेहनत भी सफल हो रही है। तो आप प्ले स्टोर पे जाके नीट फिजिक्स कोटा की ऐप को रिव्यू कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब इसका सोल्यूशन आगे लेते हैं। म्यू नॉट बाय 4 पाई कैंसिल हो गया, 2 इधर से कैंसिल हो गया, यहाँ से y की वैल्यू आ गई I1 अपॉन I2 इंटू एक्स। तो ये हो गया इस पॉइंट का लोकस, इस हिसाब से आप आंसर देखोगे तो इसका करेक्ट आंसर सी हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका प्रॉब्लम नंबर 8 है। ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम है, डिफिकल्ट नहीं है, ध्यान रखना, गुड, डिफिकल्ट और कैलकुलेटिव, इन 3 क्राइटेरिया में हम प्रॉब्लम्स को ब्रेक करते हुए चलेंगे। अब इस प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, अ टेबल फैन रोटेटिंग एट अ स्पीड ऑफ 2400 आरपीएम इज स्विच्ड ऑफ। तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 2400 रिवोल्यूशन पर मिनट दे रखी है। इसको हम रेडियन पर सेकंड में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं, वो देखेंगे, जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे, नहीं तो रहने देंगे। ओके, इज स्विच्ड ऑफ एंड रिजल्टिंग वेरिएशन ऑफ आरपीएम विद टाइम इज शोन इन फिगर। तो ये ओमेगा वर्सेस टी का आपको एक ग्राफ दे रखा है। द टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। तो ये वो जगह है जहां पर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर आ गया, आपको नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालने हैं। तो दैट मीन्स आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी डेल्टा थीटा का वैल्यू निकालना है, जो कि इस ग्राफ के एरिया से आराम से आ जाएगा। तो आपको कुछ खास नहीं करना, बस इस ग्राफ का एरिया निकालना है। एरिया निकालने के बाद थोड़ा यूनिट का ध्यान रखना है, तब आपका आंसर एक्यूरेट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। एरिया कैसे निकालोगे, एरिया के लिए आप इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लो। एक पार्ट ये ट्रेपेजियम हो गया, दूसरा पार्ट ये ट्रायंगल हो गया। ट्रेपेजियम का एरिया हो गया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, एक साइड होगी 2400 प्लस दूसरी साइड ये वाली साइड 600 के इक्वल हो गई, इनटू दोनों के बीच का गैप, और दोनों के बीच का गैप हमारे पास आ गया 8। अच्छा, अब यूनिट का ध्यान रखो, यहाँ चल रहा है आरपीएम और ये चल रहा है सेकंड में, तो मिनट और सेकंड कैंसिल तो होंगे नहीं, यानी इसके यूनिट में हमारे पास आएगा रिवोल्यूशन पर मिनट और इसके यूनिट में आएगा सेकंड। तो रिवोल्यूशन पर मिनट इनटू सेकंड, जिसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, बट एक साथ कर लेंगे। अब इस ट्राइंगल के एरिया की बात करते हैं। ट्राइंगल का एरिया हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस की जगह आ गया 24 माइनस 8 तो 16, और हाइट की जगह मेरे पास आ गया 600। ये भी हो गया रिवोल्यूशन पर मिनट इनटू सेकंड। तो अब ये मिनट वाली चीज को हमें सेकंड में लेना पड़ेगा और हमें आंसर निकाल के देना है कितने रिवोल्यूशंस निकालने हैं। तो रिवोल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो आप नीचे सिंपली 60 से डिवाइड कर दो। तो फर्दर सॉल्व करते हैं, 3000 इंटू 8 इंटू रिवोल्यूशन डिवाइडेड बाई 60, सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाएगा, हाफ 16 इंटू 600 डिवाइडेड बाई 60 और इधर आ गया। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको एग्जैक्टली यही आंसर 280 रिवोल्यूशन का मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये एक अच्छा प्रॉब्लम था जिसमें बस थोड़ा सा यूनिट का कन्वर्जन का आपको मैनेजमेंट करना था। जिन बच्चों ने यूनिट का कन्वर्जन का मैनेजमेंट नहीं किया होगा उनका सवाल गलत हो गया होगा, ठीक है ना। तो ये कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें सीखने वाली हैं। तो अच्छे प्रॉब्लम वो है जिनके अंदर कुछ सीखना है, हमें थोड़ा बहुत सीखना है, ठीक है ना, और सीख करके हम प्रॉब्लम ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसे प्रॉब्लम नीट के अंदर आ सकते हैं, ये प्रॉब्लम छोड़ने वाले प्रॉब्लम्स नहीं होते। अब चलते हैं आगे। अब जैसे 9th प्रॉब्लम देख रहे हो, ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम है और ये मैंने आपको तीनों जगह ही सिखा रखा है, क्रैश कोर्स में, वीडियो लेक्चर्स में, और मैंने आपको टेस्ट सीरीज में भी दे रखा है, ठीक है ना। तो इसका जनरलाइज वर्जन ओरिजिनली ये एससीवी का प्रॉब्लम है, जो कि स्टेयर बॉल प्रॉब्लम का था। जैसा मैंने आपको सिखाया था प्रोजेक्टाइल मोशन में कि अगर हम एक बॉल को h हाइट और b विड्थ की स्टेयर से रोल करा देते हैं और जाकर के ये nth स्टेयर पर गिरती है, तो n का जो फॉर्मूला आता था 2u² h डिवाइडेड बाय g/b², ये मैंने डिराइव किया था, आप वहाँ देख सकते हो अपना, ठीक है ना। अब इसके अंदर हमें नंबर ऑफ स्टेयर ही निकालना है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सारा वैल्यू। u की वैल्यू हमारे पास 1.8 है, तो 1.8 इंटू 1.8, हाइट ऑफ स्टेयर हमारे पास है 0.2,
डिवाइडेड बाय जी हो गया 10 और नीचे बी स्क्वायर हो गया 0.2 इंटू 0.2। तो एक तो इधर से गया और एक इधर से चला गया, 9 आ गया, ठीक है ना, और 9 to 18 हो गया और इधर से आंसर समथिंग अराउंड 3.24 आ जाएगा। 3.24 का मतलब ये नहीं कि थर्ड स्टेयर पर गई, 3.24 का मतलब थर्ड स्टेयर से बॉल आगे चली गई है। तो अब थर्ड स्टेयर से आगे चली गई है तो कौन सी स्टेयर पे जाकर के गिरेगी, वो आंसर हो जाएगा 4th। तो नंबर ऑफ स्टेयर ऑन विच बॉल फॉल्स, तो हमारे पास आंसर आ गया 4। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो इसमें भी सीखने वाला एप्लीकेशन ये था कि स्टेयर बॉल प्रॉब्लम का एक न्यूमेरिकल वर्जन इन्होंने उठा के जनरेट कर रखा था। मेरे हिसाब से इसको मुश्किल नहीं बोलेंगे, हाँ, बट अच्छा प्रॉब्लम है। जिस स्टूडेंट को इसका कंसेप्ट का एप्लीकेशन आता होगा वो कर पाएगा, बाकी स्टूडेंट को ये छोड़ना पड़ेगा। जो पहली बार पढ़ रहा हो कि स्टेयर बॉल प्रॉब्लम क्या होता है, तो भैया आप ट्रबल में हो, आप पहले जाकर के क्रैश कोर्स का लेक्चर देख लो ताकि ये कंसेप्ट आपको आ जाए और फिर आप इस न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करो। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ओके, अब ये जो पहला प्रॉब्लम है ये डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। ऐसा सेम प्रॉब्लम आईआईटी के अंदर आ चुका है, ठीक है ना। तो ये डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। अब खाली इसका सोल्यूशन देकर के आपका काम नहीं चलेगा, इसका परफेक्ट लॉजिक आपको सीखना पड़ेगा। अब वो ये कि ये दो हमें यहाँ पर ब्लॉक्स दे रखे हैं। आईआईटी वाले ने क्या दिया था कि सीधे सीधे ऐसे फोर्स लगा के दे रखी थी और वो दुनिया के हर मॉड्यूल के अंदर वो प्रॉब्लम अवेलेबल है। इन्होंने बस थोड़ा सा चेंज ये किया, फोर्स को थोड़ा सा एंगल पे कर दिया। तो हम पहले इस फोर्स के कंपोनेंट कर लेते हैं। इधर आ गया एफ कॉस थीटा, और मैंने ये कराया भी हुआ था आपको, डबल ब्लॉक प्रॉब्लम बताया भी हुआ था कि कैसे करते हैं। ये जो एफ कॉस थीटा है ये नॉर्मल रिएक्शन जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस सरफेस और इस सरफेस, दोनों सरफेस की नॉर्मल रिएक्शन एफ कॉस थीटा के बराबर होगी। और दूसरा एफ साइन थीटा इधर की तरफ आ गया। अब क्योंकि ये वॉल स्मूथ है तो ब्लॉक नंबर ए के स्लिप करने की टेंडेंसी नीचे बनी हुई है। तो ब्लॉक नंबर ए स्मूथ सरफेस से कांटेक्ट में होने पर नीचे स्लाइड करने की टेंडेंसी रखता है, क्योंकि इसका एमजी इसे नीचे ड्रैग करके ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये नीचे जाना चाहता है तो ये ब्लॉक बी इसके ऊपर फ्रिक्शन लगाएगा, और इसे रोकने के लिए जो ब्लॉक बी की वजह से फ्रिक्शन लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा। अगर ये फ्रिक्शन स्टैटिक हुआ तो ब्लॉक ए इक्विलिब्रियम में रहेगा और स्लाइड नहीं करेगा। तो इसके ऑप्शन में इन्होंने दे रखा है कि वो सिस्टम में ब्लॉक ए कभी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। अगर वैसा होता तो फिर आपका आंसर ये वाला हो जाता, ठीक है ना। तो इसलिए इसका सोल्यूशन पूरी तरीके से रिलायबल नहीं है कि आप उस पर ट्रस्ट कर लो, और जो लोग इसका सोल्यूशन पढ़ करके आंसर दे रहे हैं वो गलत है भाई, ठीक है ना। तो ब्लॉक ए इक्विलिब्रियम में रह सकता है, डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर। हमें देखना पड़ेगा कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये एफ एस मैक्स से ज्यादा है या एफ एस मैक्स से कम है, ठीक है ना। तो ये सारा खेल फ्रिक्शन का डिपेंड करता है एफ के मैग्नीट्यूड के ऊपर। तो एफ का मैग्नीट्यूड जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग इसके स्लाइड होने या ना होने की टेंडेंसी बनेगी। अगर ये फ्रिक्शन स्टैटिक हुआ तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा और नीचे स्लाइड नहीं करेगा। बट अगर हमने ये फोर्स कम लगाई तो यहाँ का एफ एस मैक्स कम पड़ जाएगा और इस ब्लॉक के स्लाइड होने की टेंडेंसी नीचे बन जाएगी। फिर फ्रिक्शन का नेचर काइनेटिक हो जाएगा। बहरहाल कोई सा भी फ्रिक्शन हो, इस पे लगने वाला फ्रिक्शन का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा। अब इस पे ऊपर होगा तो एक्शन रिएक्शन से इस पे जो फ्रिक्शन आ जाएगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। अच्छा, इस पे लगने वाला एम नीचे की तरफ है। अच्छा, दोनों के एम सेम या डिफरेंट कैसे भी हो सकते हैं, तो अभी हमें उसका खैर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमसे कंसेप्चुअल में पूछा गया है द फ्रिक्शन ऑन द बी ड्यू टू ए इन इक्विलिब्रियम। तो बी पर लगने वाला फ्रिक्शन ए की वजह से इक्विलिब्रियम में कहाँ की तरफ होगा, तो जवाब है तो ए की वजह से फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू ए, तो ए की वजह से बी पर लगने वाला फ्रिक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो आंसर तो करेक्ट है, बट इसका एक्सप्लेनेशन जो इन्होंने दिया है वो पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है। आप उसको रिलायबल एक्सप्लेनेशन नहीं मान सकते, क्योंकि उन्होंने दे रखा है कि ए कभी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, जबकि ए इक्विलिब्रियम में रह सकता है डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर कि कैपिटल एफ का मैग्नीट्यूड कितना ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये चीजें भी हमें देखनी होती है क्वेश्चन में। अब चलते हैं अगले प्रॉब्लम पर। ये 13th प्रॉब्लम, ये अच्छा प्रॉब्लम है, और इसमें आपको प्रोजेक्टाइल मोशन का, देखो प्रोजेक्टाइल के दो प्रॉब्लम आपको यहाँ पर मिल गए, ठीक है ना। तो ये देख के नहीं बना रहे कि यार इसमें हमें प्रोजेक्टाइल, ये बस खाली पेपर सेट कर दे रहे हैं एनटीए वाले। इसमें इन्होंने ऐसा नहीं कर रखा कि प्रोजेक्टाइल का एक प्रॉब्लम दिया है, यहाँ इन्होंने दो दे दिए, जबकि आए नहीं आज तक कभी दो प्रॉब्लम, बट ठीक है आप सीखो। तो स्टोन इज थ्रोन एट 25 मीटर पर सेकेंड at 53 डिग्री। तो स्टोन इज थ्रोन विद 25 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी एट 53 डिग्री का एंगल। तो पहले हम डायग्राम ले लेते हैं। तो यहां से स्टोन को फेंका गया 25 मीटर पर सेकेंड से और 53 डिग्री के एंगल पर स्टोन इस तरीके से गया, ठीक है ना।
अब ये कहता है एट व्हाट टाइम इट्स वेलोसिटी इज 45 डिग्री बिलो हॉरिजॉन्टल। देखो भाई 45 डिग्री की वेलोसिटी दो बार होगी, ठीक है ना। तो ये मैंने दो पॉइंट्स ले लिए, एक इधर और एक इधर। यहां पर भी 45 है, यहां पर भी 45 है। दिस इज अबव हॉरिजॉन्टल एंड दैट थिंग इज बिलो हॉरिजॉन्टल। इस एंगल का नाम मैंने अल्फा कर दिया। अब मैंने आपको क्रैश कोर्स में पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। मैं हर प्रॉब्लम जो आप देख रहे हो, चाहे अच्छे लेवल का हो चाहे डिफिकल्ट, हर जगह आप मेरे से सीख चुके हो। तो अब मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप अगर क्रैश कोर्स, लेक्चर्स, ठीक है ना, या टेस्ट सीरीज फॉलो करते आ रहे हो, आपको कुछ फालतू में डरने की ज़रूरत नहीं है। आप सफिशिएंट पढ़ चुके हो, मेरे से पूछने की भी ज़रूरत नहीं हमारे कितने नंबर आएंगे। आपके ईजिली 130 140 एनटीए के टेस्ट में आ जाएंगे, आपको डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप इसका सोल्यूशन देखो बेटा, ये अल्फा एंगल है, ये भी अल्फा एंगल है। tan अल्फा का फॉर्मूला होता है वी वाई अपॉन वी एक्स। वी वाई हो गया वेलोसिटी का y कंपोनेंट, वी एक्स हो गया वेलोसिटी का x कंपोनेंट। अच्छा, अब प्लस tan अल्फा यूज करते हैं जब ऊपर के लिए एंगल हो, और माइनस tan अल्फा यूज करेंगे जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में एंगल हो। तो ये कंसेप्ट का एप्लीकेशन पार्ट है। अगर आपको ये नहीं आता तो आप इस सवाल को नहीं कर पाओगे। तो यहां पर हम यूज करेंगे माइनस tan अल्फा, यानी माइनस tan 45। वी वाई का फॉर्मूला हमारा वही पेटेंटेड u साइन थीटा माइनस टी टी, वी एक्स हो गया यू कॉस थीटा। अब आप इसके अंदर डाटा सब्स्टिट्यूट कर दो। tan 45 1 हो गया, u की वैल्यू हमारे पास 25 है, साइन 53 4/5 हो गया, माइनस tan t हो गया, और इधर आ गया बेटा हमारे पास 25 इंटू कॉस 53 विच इज 3/5, ठीक है ना। अच्छा, अब आप यहाँ एलसीएम लेकर के, यहाँ एलसीएम में नहीं, इसको सीधे सीधे उड़ा दो, 5 इधर से कैंसिल आउट हो गया और 5 ऊपर से नीचे निकल के कॉमन हो गया। तो -1 इक्वल्स टू, यहाँ बचा 4 माइनस 2t डिवाइडेड बाय, नीचे मेरे पास आ गया 3। तो मैं इस 3 को इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ, -3 इक्वल्स टू 4 माइनस 2t, 2t इधर आ गया और यहाँ आ गया 7, t का वैल्यू 3.5 सेकेंड। अब आप आंसर मिला लो, आपका आंसर हो गया 3.5 सेकेंड। तो ये टाइम था यहाँ तक पहुँचने का, इधर तक का निकालना होता, ठीक है ना, यानी अपर डायरेक्शन में एंगल 45 होता तो आप यूज करते प्लस tan अल्फा, और आपका आंसर जो होता वो ये नहीं आता, आपका आंसर आता आई थिंक 0.5 सेकंड के आसपास। निकाल के चेक जरूर कर लेना, ठीक है ना। अच्छा, आपको याद हो मैंने क्रैश कोर्स के अंदर टॉवर से टॉवर के बीच का गैप निकालना सिखाया था, ये सेम उसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम है। अगर आपका कंसेप्ट ये क्लियर नहीं है, आप वापस से क्रैश कोर्स का प्रोजेक्टाइल का लेक्चर जरूर देख लेना। अब चलते हैं आगे, आते हैं हम लोग प्रॉब्लम नंबर 15 पर। ये वाला एरर का प्रॉब्लम है आसान, बट यही वो प्रॉब्लम है जो कैलकुलेटिव है। तो ऐसा प्रॉब्लम लालच में मत पड़ना भाई, और इस प्रॉब्लम को करने के लिए आप या तो लास्ट में करना, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखते हुए, ठीक है ना। अब देखो क्या करना है, निकालना तो परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, इजीली निकल जाएगा। लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस हमें तीनों चीज से रखी है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया L इंटू बी इंटू टी, डेल्टा वी बाई वी हो गया डेल्टा L बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी और प्लस डेल्टा टी बाई टी। हमें निकालना है परसेंटेज, तो 100 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो 100 भी हमने लगा दिया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मुसीबत अब है, डेल्टा एल की वैल्यू में सामने दे रखी है 0.01, एल की वैल्यू 15.12, तो मुसीबत ये 15.12 जा रही है, क्योंकि ये कैलकुलेशन बिगाड़ेगी। तो बताता हूँ भी क्या करना है। डेल्टा बी हो गया सेम 0.01 और डिवाइडेड बाय 10.15, नेक्स्ट हो गया 0.01 और नीचे आ गया 5.28। तो अब करो ये कि ये जो ये गंदी सी वैल्यूज हैं इनको अप्रोक्सीमेशन में ले लो, इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, और आंसर नियर बाय उतना आ जाएगा। तो 0.01, अच्छा 100 में भूल गया, एक 100 और था। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास 100 मल्टीप्लाई होने के बाद आ गया 1/15 प्लस 1/10, तो मैंने इन सबके डेसिमल वाले पार्ट उड़ा दिए 1/5। अब कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाएगी और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, मैंने सॉल्व किया था 0.3 के आसपास आया था, तो 0.35% के आसपास मेरा आंसर आया था। अब आप 35 एग्जैक्ट तो नहीं, 34 समथिंग या 33 के आसपास था, बट ठीक है, उससे हमें आइडिया लग गया कि हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, तो वो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो गया, ठीक है ना। तो ये इसमें कैलकुलेशन से बचने का एक छोटा सा टिप था आपके लिए कि आप इस तरीके से इन प्रॉब्लम में अप्रॉक्सीमेशन लेते हुए चल सकते हो। अच्छा, मुश्किल नहीं था बट थोड़ा कैलकुलेटिव था। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। ये प्रॉब्लम भी अच्छे प्रॉब्लम की कैटेगरी में है और निकालना फेज डिफरेंस है बट थोड़ा ठीक प्रॉब्लम है, ध्यान से देखना। तो कह रहा है दो पार्टिकल हैं ए एंड बी एग्जीक्यूट एसएचएम ऑफ टाइम पीरियड t एंड टाइम पीरियड 5t/4। तो दो पेंडुलम है, या पेंडुलम ले लो या कोई भी पार्टिकल ले लो, तो दोनों का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन अलग अलग है, एक का t है एक का 5t/4 है, यानी ओमेगा अलग अलग है, ठीक है ना।
दे स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजिशन से स्टार्ट करते हैं तो दोनों का इनिशियल फेज सेम हो गया। अच्छा, फेज डिफरेंस बिटवीन देम व्हेन पार्टिकल ए हैज कंप्लीटेड वन ऑसिलेशन विल बी, तो दोनों का हमें फेज डिफरेंस निकालना है। तो पहले पार्टिकल का इक्वेशन हो गया ए साइन ओमेगा 1t और दूसरे पार्टिकल का इक्वेशन हो गया ए साइन ओमेगा 2t। तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस का जनरल वैल्यू हमारे पास आ गया, ये हो गया पहले का फेज, ये हो गया दूसरे का फेज, यानी ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू टी। अब बस इनके वैल्यू डालते जाओ। ओमेगा 1 ओमेगा 1 हो गया 2π/t माइनस 2π/5t और साथ में ऊपर आ गया 4 इंटू में। अब हमें किस टाइम पर फेज डिफरेंस निकालना है? जब पहला वाला पार्टिकल यानी ए वाला पार्टिकल एक ऑसिलेशन पूरा कर ले। तो एक ऑसिलेशन पूरा करने में इसको टाइम लगेगा कैपिटल टी, तो स्मॉल टी की जगह यहाँ कैपिटल टी आ गया। अब आप आराम से सॉल्व कर लोगे। 2π/t कॉमन ले लो, अंदर बचा 1 माइनस 4/5 और इंटू में टी, तो टी भी कैंसिल हो गया, ये यहाँ पर आ गया फाइनल आंसर 2π/5। तो दोनों पार्टिकल के बीच का फेज डिफरेंस हो गया 2π/5। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। मुश्किल नहीं है बट एक अच्छा प्रॉब्लम था। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। ये आपका डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम भी आपका आईआईटी में आया हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अब ये भी आईआईटी का प्रॉब्लम है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है। डिफिकल्ट इसलिए नहीं है कि इसका कंसेप्ट मुश्किल है, डिफिकल्ट इसलिए है कि डायग्राम देख के हवा टाइट हो जा रही है, ठीक है यार कैसे करेंगे क्या करेंगे। तो ऐसा भी कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया था जब हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पिस्टन वाले प्रॉब्लम देख रहे थे, जिसमें टेंशन वगैरह निकालने मैंने आपको सिखाए थे। सेम एज इट इज कंसेप्ट यहाँ पर लगाएंगे। ये कह रहा है रिंग शेप ट्यूब, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए कि डायग्राम से चीजें हमें मैनेज करनी है। अब आप देखो सीखो, आगे चलते हैं। अच्छा, ये प्रॉब्लम तकरीबन जो यहाँ पर हम लोग कोटा के अंदर स्पेशल रैंकर ग्रुप के बच्चे होते हैं तो उनके लिए जो टेस्ट वगैरह तैयार करते हैं तो उसमें ये प्रॉब्लम जनरली रखते हैं। तो हमारे लिए तो पुराना है बट आपके लिए हो सकता है ये प्रॉब्लम नया हो, तो आप इसको ध्यान से सीख लेना। ऐसे टाइप का कंसेप्ट आपको आ जाएगा आराम से, डर नहीं लगेगा, ठीक है ना, सीख जाओगे। देखो ये कह रहा है रिंग शेप ट्यूब contains two ideal gases with equal masses, तो दोनों आइडियल गैस के मास इक्वल हैं। तो ये रिंग शेप की एक ट्यूब है। ओके, द मोलर मास m1 is 32 and molar mass m2 is 28. The gases are separated by one fixed partition, तो ये फिक्स्ड पार्टीशन हो गया, इसको रेड कलर से मैंने कर दिया। एंड अनदर मूवेबल स्टॉपर एस, तो एक मूवेबल स्टॉपर है। तो ये जो आप पोर्शन देख रहे हो ना, ये वाला पोर्शन ये इधर इधर मूव कर सकता है इजिली, इसमें ऊपर या नीचे जा सकता है, ठीक। ये मूवेबल स्टॉपर है। ओके, पिस्टन की तरह आप इसको ले लो। ये बोल रहा है विच कैन मूव फ्रीली विदाउट फ्रिक्शन इनसाइड द रिंग, द एंगल अल्फा इज, ठीक है ना। तो अब हमें एंगल अल्फा निकाल करके देना है जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। तो अब पिस्टन एक जगह पर फिक्स्ड कब होगा? जब यहां से और यहां से लगने वाला दोनों फोर्स एक जैसा हो। अगर दोनों फोर्स एक जैसा होगा तो पिस्टन इक्विलिब्रियम में आ जाएगा और F1 बराबर F2 हो गया। F1 की जगह आ गया P1A, ये आ गया P2A। अब आप इक्वेट करते जाओ, काम खत्म। तो P1 इज इक्वल्स टू P2। तो यहाँ से पता चला कि अगर ये सेपरेटर या फिर ऐसे बोला जाए पिस्टन इक्विलिब्रियम में है तो दोनों साइड का प्रेशर बराबर होना चाहिए। अब P की वैल्यू आइडियल गैस इक्वेशन से डाल देते हैं। तो nRT बाई V और इधर भी nRT बाई V। नंबर ऑफ मोल को मास बाय मोलर मास से रिप्लेस कर देते हैं क्योंकि दोनों के गैसेस के मासेस सेम है, तो इसलिए ऊपर से मास वाला पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा स्मॉल m बाय m1v1 स्मॉल m बाय m2v2। स्मॉल m गया और रिजल्ट मिला m1v1 इक्वल्स टू m2v2, ठीक। अब बस लास्ट स्टेप, अब हमें वॉल्यूम लिखना है। वॉल्यूम लिखने का तरीका क्या है? एरिया इंटू लेंथ, ठीक है ना। तो इतने जो ट्यूब है इस रिंग का, या फिर ऐसे बोला जाए ये जो रिंग टाइप का ये जो आपको यहाँ पर ट्यूब दे रखा है थिन वॉल ट्यूब, इसका एरिया हम ए ले लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हो जाएगी एंगल इंटू रेडियस, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस है। तो m1 v1 की वैल्यू हो जाएगी एरिया इंटू उतने पोर्शन की लेंथ, और यहाँ पर हो जाएगा m2 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम ही है, L2 एरिया भी गया। बस लास्ट स्टेप, तो m1। अब बेटा L1 के लिए हमें ये एंगल चाहिए होगा, ये एंगल हो गया 2π माइनस अल्फा। तो इतनी जो लेंथ हो गई हमारे पास, ये हो गई एंगल इंटू रेडियस, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस है। तो मैं पुट कर दे रहा हूँ, तो एंगल हो गया 2π माइनस अल्फा इंटू रेडियस, और सिमिलरली m2
इंटू एंगल हो गया अल्फा इंटू रेडियस, रेडियस भी गया। अब आपका टास्क था इसमें अल्फा निकालना, पहले सिंप्लीफाई कर लो, फिर लास्ट स्टेप में पुट करके कैलकुलेट कर लेंगे। तो 2πm1 और इधर साइड ये चला जाएगा, अल्फा कॉमन हो जाएगा, m1 प्लस m2। तो फाइनली अल्फा का वैल्यू आ गया 2πm1 अपॉन m1 प्लस m2, काम खत्म। तो ये हमारा फुल एंड फाइनल रिजल्ट आ गया। अभी तक हमने कैलकुलेशन कहीं पर कुछ भी नहीं करी, बस खाली डाटा को मैनेज किया। अब लास्ट स्टेप पे पुट कर दो सारे रिजल्ट। तो 2πm1 की जगह हमारे पास आ गया 32 डिवाइडेड बाय 32 प्लस 28। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 2π। अच्छा ये 2π है तो फिर ऑब्वियसली रेडियन में आ रहा है, ऑप्शन देखोगे तो हमें डिग्री में निकाल के देना, वो भी हम कर लेंगे, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 32 डिवाइडेड बाय ये 32 प्लस 28 60 हो गया। ठीक है, अब पाई को आप पुट कर दो 180 डिग्री इंटू 32 डिवाइडेड बाय 60, इधर आ गया 3, तो ये मेरे पास आ गया 6 इंटू 32 192। तो 192 डिग्री अल्फा की वैल्यू हो गई, तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो गया। तो इसलिए ये डिफिकल्ट प्रॉब्लम था, कंसेप्ट भी अच्छा था, कैलकुलेशन भी चीज़ें मैनेज करनी थी, और इवन ये पुराना आईआईटी का था तो फिर ऑब्वियसली अच्छा होना ही था प्रॉब्लम को, और इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है मेरे ख्याल से, अब आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अगले प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये जो आप देख रहे हो ये अच्छा प्रॉब्लम है, बट आप ऐसा मेरे से सीख चुके हो इसलिए इसमें कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। ये भी आपको मैंने 2 जगह पे बताया था, एक फ्लूइड मैकेनिक्स में भी बताया होगा और एक ले जा करके मैंने आपको शायद या तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी सिखाया होगा। तो अब आप इसको देख लो, एन इन्वर्टेड वेल लाइंग एट द बॉटम ऑफ द लेक। तो ये लेक वाला प्रॉब्लम था, कराया तो था, ये तो मेरे को याद है अच्छी तरीके से, क्योंकि ऐसा एक एम्स में भी आपका प्रॉब्लम आ चुका था, ठीक है, जिसमें डेप्थ ऑफ द लेक हमें फाइंड आउट करनी थी, तो उस टाइप का कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया था, सेम एज इट इज है। अब देखो, एन इन्वर्टेड वेल लाइंग एट द बॉटम ऑफ द लेक 47.6 मीटर डीप, तो हमें डेप्थ दे रखी है, यहाँ पानी है, पानी की डेंसिटी होगी 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। करना क्या है, द बेल इज ब्रॉट टू द सरफेस ऑफ द लेक। तो एक बेल है, यहाँ से सरफेस ऑफ लेक पर लाई जाती है। अच्छा, तो ये इस तरीके से एक बेल ले लेते हैं जिसको हम यहाँ से उठा के सरफेस ऑफ लेक तक ले आते हैं। ओके, द वॉल्यूम ऑफ द ट्रैप्ड एयर विल बिकम। तो ये जो बेल है जो यहाँ पर रखी हुई है, इसके अंदर एयर है, तो आपको याद हो तो ये हम लोगों ने वो एयर बबल के हिसाब से किया था कि एक एयर बबल यहाँ से यहाँ तक राइज करता है, तो कोई बात नहीं, एयर तो इसके अंदर भी है। तो जब ये यहाँ से यहाँ तक राइज कर रहा है तो हमें पता करना है कि इस जगह पर कितना ट्रैप्ड एयर का वॉल्यूम होगा। यहाँ का प्रेशर हो गया P0 यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यहाँ का प्रेशर आप लिख सकते हो P0 प्लस H रो जी। तो अब इधर का वॉल्यूम आप P1 ले लो, यहाँ का वॉल्यूम V2 ले लो। अब करना क्या है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही है, तो P1 V1 बराबर P2 V2, यहाँ मोल कंजर्वेशन लगा लो। तो P1 V1 P2 V2 के बराबर किया, P1 हो गया यहाँ का प्रेशर विच इज P0 प्लस H रो जी इंटू V1, V1 हो गया एयर का बॉटम पर वॉल्यूम, और टॉप पर हो गया प्रेशर P0, और उधर का वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है। तो बेटा V2 का वैल्यू जो हमें निकालना है, इसके लिए हम इसको यहाँ पर ले जाते हैं, P0 को यहाँ पर ले जाते हैं, डिवाइड मार देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस H रो जी बाई P0 टाइम्स V1। ठीक है ना। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लास्ट स्टेप है। चीज़ें ध्यान से सब्स्टिट्यूट करना, यूनिट का ध्यान रखना, हमें आंसर सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है, तो हमें सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट से चलना पड़ेगा। ठीक है ना। तो अब देखो क्या क्या वैल्यूज आते हैं, 1 प्लस H हो गया डेप्थ ऑफ द लेक, और डेप्थ ऑफ द लेक की वैल्यू हमारे पास होगी 47.6 मीटर में, तो सेंटीमीटर में कर लो 10 की पावर 2। डेंसिटी ये भी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लोगे 1 हो जाएगी, इनटू ग्रेविटी 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 क्या, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में 10 हो गया। तो मैं सारे यूनिट सीजीएस में लेते हुए चल रहा हूँ। P0 70 सेंटीमीटर ऑफ Hg, तो अब हमें इसके लिए फिर से लगाना पड़ेगा 70 इंटू डेंसिटी ऑफ मर्करी 13.6, ये सेंटीमीटर में था, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में हो गया, जी की जगह 10 की पावर 3, ओके, इंटू V1 यानी जो वॉल्यूम हमें दे रखा था विच वाज 50 सेंटीमीटर क्यूब। अब फाइनली आंसर हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, 47.6 और ये 13.6 नीचे आ रहा है, तो ये कैंसिल होगा और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 प्लस ये बन गया हमारे पास 13 3 जा 39, 3.5 और 3.5, तो मैं इसको 35 कर ले रहा हूँ, एक 10 इधर कर दिया, डिवाइडेड बाय 70 कर दिया, इंटू 50 कर दिया। तो कैलकुलेशन ठीक है, इतनी मुश्किल नहीं है। 2
इधर आ गया 5, 5 और 1 हो गया 6, 6 5 जा 30, 300 सेंटीमीटर क्यूब एयर का वॉल्यूम हो गया। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो गया। तो ये प्रॉब्लम भी एक अच्छा प्रॉब्लम था जिसके अंदर थोड़ी सी कैलकुलेशन इन्वॉल्व थी, बट ठीक है, इतना ज़्यादा भी नहीं था कि हमें बहुत सारे अप्रॉक्सीमेशंस लेने पड़े हो, बट क्योंकि हम कंसेप्ट सीख चुके थे तो ऐसा सवाल बनता था आपका एग्जाम में करना, ठीक है ना। तो ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जिन्होंने क्रैश कोर्स फॉलो कर रखा है अच्छे से, या जो वीडियो लेक्चर देखते आ रहे हैं, जो टेस्ट सीरीज देते आ रहे हैं, टेस्ट के सॉल्यूशन जिनको आते हैं, कंसेप्ट आते हैं, वो ऐसे प्रॉब्लम जरूर कर लेंगे, उनका हाथ उसमें नहीं अटकेगा। अब चलते हैं आगे। अब देखो ये नया प्रॉब्लम है और इसको मैं बोलूँगा कि ये एक अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है ना। डिफिकल्ट भी बोल सकते हो क्योंकि डायग्राम देख के तो डिफिकल्टी लग रहा है, बट ऐसा कुछ खास नहीं है, अच्छा प्रॉब्लम है। तो दिस इज अ गुड प्रॉब्लम बट नॉट डिफिकल्ट, ठीक है ना। अब सुनो, अगर हम एक लेंस को हॉरिजॉन्टली काटते हैं और ऊपर नीचे सेपरेट करते हैं, ऐसा करने से इमेज की पोजीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बस खाली इमेज का जो साइज होता है वो चेंज हो जाता है। अब क्योंकि यहाँ पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो पॉइंट ऑब्जेक्ट ही पॉइंट इमेज ही बनेगी। तो हॉरिजॉन्टल कटिंग से लेंस की फोकल लेंथ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्टिकल में आपको सिखा चुका कि फोकल लेंथ जो होती है, या फिर ऐसा बोला जाए वर्टिकल कटिंग करने से जो हमारे पास फोकल लेंथ होती थी वो डबल हो जाती थी, ठीक है ना। तो खैर यहाँ हॉरिजॉन्टल कटिंग कर रखी है, फोकल लेंथ सेम रहेगी, ऊपर वाला जो लेंस है वो भी वहीं पर इमेज बनाएगा जहां नीचे वाला लेंस इमेज बनाएगा, मतलब सिंगल इमेज बनेगी, ठीक है ना, सेम पॉइंट पर बनेगी। बस अगर वो इमेज का साइज होता तो वो साइज अलग अलग बनता, ठीक है, वो है नहीं तो हमें उस बारे में सोचना नहीं। तो दैट मीन्स हमें वी निकाल के देना है और बहुत कुछ खास काम नहीं है, वी आप निकाल सकते हो, लेंस इक्वेशन लगाओ, uf अपॉन u प्लस एफ, डाटा सब्स्टिट्यूट करो, खेल खत्म। तो प्रॉब्लम अच्छा है, बस खाली बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए, आप प्रॉब्लम को कर लोगे। u की जगह हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 0.3, तो माइनस साइन के साथ 0.3 इधर डाल दिया। फोकल लेंथ हमारे पास हो गया 0.2 और कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव ही होता है, निगेटिव 0.3 प्लस 0.2, ऊपर आ गया हमारे पास माइनस का 0.06, नीचे आ गया हमारे पास माइनस का 0.1, माइनस माइनस गया, आंसर आया 0.6 मीटर। आंसर सेंटीमीटर में चाहिए तो 60 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। तो 60 सेंटीमीटर पर इसकी फाइनल इमेज फॉर्म होगी और एक ही जगह पर फॉर्म होगी। अब चलते हैं आगे। ये है डिफिकल्ट, अगेन फिर से आईआईटी लेवल का प्रॉब्लम है, ठीक है ना। इस टाइप का प्रॉब्लम नीट एग्जाम में नहीं आना, आप इसको छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन यूज करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो आप एग्जाम के अंदर 45 प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम छोड़ सकते हो, वो ये वाला प्रॉब्लम है। हाँ, अगर करना चाहते हो तो मैं सिखा दे रहा हूँ तरीका, बट इस प्रॉब्लम को आप एग्जाम में मत करना, आप इस प्रॉब्लम को छोड़ सकते हो, क्योंकि इस प्रॉब्लम के अंदर बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है, अच्छे लेवल का है, तो ये जनरली आईआईटी लेवल का प्रॉब्लम है, नीट एग्जाम के अंदर इसका कोई स्कोप नहीं है। अब देखो किया जा रहा है, चेन को पकड़ करके टेबल टॉप पे लाना है, तो लाए तो हम लोग भी थे क्रैश कोर्स के अंदर, ठीक है ना, पर वो चेन जो थी वर्टिकली सस्पेंडेड थी, इस तरीके से थी, आप जाकर के लेक्चर चेक कर लेना। और ऐसी चेन को हम पकड़ करके खींच करके टेबल के ऊपर लाए थे और वर्क डन निकाला था, ब्रह्मास्त्र लगाना था, ठीक है ना। तो सेम चीज यहाँ पर है, बस अंतर ये है कि अब ये जो चेन है ना, इसकी पोटेंशियल एनर्जी सिर दर्द कर देगी। ये पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए अब आपको इंटीग्रेशन की जरूरत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका हमें सेंटर ऑफ मास नहीं पता कहाँ पे है। सेंटर ऑफ मास निकालना तो भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो बेहतर है कि हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए इंटीग्रेशन यूज कर लेते हैं। अब देखो तरीका ये है कि ये चेन की जो लेंथ है ये एल पाई आर बाई 2 से छोटी है। इस चीज का मतलब ये है कि ये जो लेंथ होगी ये पूरी पाई आर बाई 2 होगी, इससे छोटी चेन है, यानी इसके ऊपर लाई कर रही है, यानी एक क्वाड्रेंट से छोटे लेंथ की चेन है, तो एल लेंथ मैंने ले लिया। चेन का एंगल थीटा नॉट ले लिया, तो इस थीटा नॉट की जो वैल्यू होगी आर्क अपॉन रेडियस के हिसाब से एल बाई आर हो गई। अब मेथड ये, सबसे पहले आप थीटा एंगल पे जाके, जनरल एंगल पे जाके एक छोटा सा एंगल सबटेंड करने वाला चेन का एक सेगमेंट ले लो। तो ये हमने सेगमेंट ले लिया, इस सेगमेंट की जो लेंथ हो गई वो हो गई आर डी थीटा, या डीएल ले लो, डीएल की वैल्यू आर डी थीटा हो गई। यहां से लेकर के पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें हाइट चाहिए होगी, रेफरेंस हम यहां पर ले रहे हैं, इस हाइट की वैल्यू हमारे पास इस राइट एंगल ट्रायंगल से आ गई आर साइन थीटा। तो चेन की पोटेंशियल एनर्जी होगी डीएम, डीएम यानी इतने पोर्शन का मास जी, और हाइट होगी आर साइन थीटा। डीएम को हम लीनियर मास डेंसिटी से पुट कर देते हैं, लैम्डा इंटू डीएल, डीएल की जगह आ जाएगा आर डी थीटा टाइम्स जी टाइम्स आर साइन थीटा। तो आप इस प्रॉब्लम को छोड़ सकते हो, ठीक है ना, और आपको लग भी गया होगा हाँ यार छोड़ ही देना चाहिए, इसको सिरदर्द लगाने का फायदा नहीं है। तो लैम्डा आर स्क्वायर जी टाइम्स साइन थीटा
डी थीटा। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे और इंटीग्रेट करने के लिए कहाँ से कहाँ तक, जहाँ से चेन स्टार्ट हो रही है और जहाँ पर चेन खत्म हो रही है। अब चेन स्टार्ट कहाँ से हो रही है, तो चेन स्टार्ट हो रही है ये पॉइंट से, है ना। तो ये पॉइंट हो गई इसकी इनिशियल लिमिट और ये पॉइंट हो गई इसकी फाइनल लिमिट। इनिशियल लिमिट की वैल्यू हो गई, ये थीटा नॉट हमें माइनस करना पड़ेगा, फाइनल लिमिट हो गया 90, तो इनिशियल लिमिट हो गई यानी ये वाला एंगल हो गया 90 माइनस थीटा नॉट से फाइनल एंगल हो गया थीटा नॉट। तो थीटा 1 की वैल्यू हो गई, स्टार्टिंग वैल्यू हो गई 90 माइनस थीटा नॉट, और थीटा 2 यानी फाइनली जो दूसरा कॉर्नर है चेन का वो 90 डिग्री पर आ गया हॉरिजॉन्टल लेवल से, जहाँ से हम पोटेंशियल एनर्जी को मेजर कर रहे हैं। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। लैम्डा की जगह आप मास पर यूनिट लेंथ पुट कर सकते हो, m/l डाल सकते हो। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चेन या इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ गई लैम्डा r²g, इसको मैं बाद में पुट कर दूंगा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, और लिमिट मैंने बताई थी थीटा 1 से थीटा 2, तो माइनस कॉस थीटा फ्रॉम थीटा 1 से थीटा 2। अब माइनस लगा है तो पुट करोगे तो लिमिट उल्टी हो जाएगी, तो u का वैल्यू आ जाएगा लैम्डा r²g, ओके, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अच्छा, ये हो गया अपर लिमिट माइनस में आनी थी तो वो इधर आ गई, और लोअर लिमिट माइनस माइनस प्लस हो गई। अब थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू, थीटा 1 की वैल्यू है 90 माइनस थीटा नॉट, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो u का वैल्यू आ गया लैम्डा r²g, या फिर ऐसे बोला जाए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ गई लैम्डा r²g कॉस 90 माइनस थीटा नॉट माइनस कॉस 90। अब कॉस 90 का वैल्यू बेटा कितना हो गया, 0 हो गया, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ गई लैम्डा r²g साइन थीटा नॉट, और थीटा नॉट की जगह हमने डाल दिया L/r। तो ये हो गया चेन का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। लैम्डा को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, मास पर यूनिट लेंथ, L लेंथ होगी L टाइम्स r²g इंटू साइन L/r, ओके। अब हमें चाहिए फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनली पूरी की पूरी चेन टॉप पर आ चुकी है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए अब हमें कोई इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरी चेन का सेंटर मास टॉप पर लाई कर रहा है। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई, यू फाइनल हो गया mg इंटू हाइट की जगह हमारे पास r आ गया, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास mgr आ गई। अब ब्रह्मास्त्र चलाओगे तो W एजेंट आपको निकालना है, तो W एजेंट की वैल्यू डेल्टा U के बराबर होगी, U फाइनल माइनस U इनिशियल। अब U फाइनल माइनस U इनिशियल, इसमें से इसको माइनस करोगे तो पहले mgr कॉमन ले लो, अंदर मेरे पास बचा, यहाँ पर बचा, पहले तो फाइनल लिखना पड़ेगा, यहाँ पर मेरे पास बचा 1, यहाँ पर बचा r/l इंटू में साइन L/r, बस लास्ट स्टेप। अब आंसर देखते हैं, तो आंसर में आप देख रहे हो कि बाहर m नहीं है, mgr नहीं है, बाहर mgr² डिवाइडेड बाय l है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से r/l को भी पकड़ करके बाहर निकाल ले रहा हूँ, तो mgr² बाय l, ये यहाँ पर आ गया, इधर बन गया L/r माइनस साइन L/r। तो अब ये फाइनल हमारे पास आंसर आया, ठीक है ना। और इस हिसाब से आप देखोगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बट ये प्रॉब्लम आपके करने लायक नहीं है, वो आपको लग गया होगा देख करके, तो ये टोटली आईआईटी के लिए प्रॉब्लम है, आप मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको छोड़ सकते हो, ठीक है ना। बट हाँ, सीख तो मिली ना कि इस प्रॉब्लम से हमें एग्जाम में भिड़ना नहीं है। तो अगर ऐसा टाइप का प्रॉब्लम आ जाता है जिसके अंदर इंटीग्रेशन है, कई बच्चों ने मेरे से टेलीग्राम पर पूछा था, बट मैंने मना कर दिया, मैंने कहा मेडिकल की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो छोड़ दो, आईआईटी के लिए कर रहे हो तो सीख लो, ठीक है ना। तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस क्वेश्चन को छोड़ के जा सकते हो, ठीक। अब चलते हैं हम आगे। अब ये प्रॉब्लम, ये भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, और यही वो प्रॉब्लम है जिसका एनटीए ने सॉल्यूशन गलत दे रखा है। तो ये आंसर जो इसमें दे रखा है ये रॉन्ग है, मैं आपको बता दूंगा क्यों रॉन्ग है, किस वजह से रॉन्ग है, और इसका जो एक्सप्लेनेशन दे रखा है वो भी गलत है। तो कई लोगों ने इसका प्रूफ निकाला है, और वो प्रूफ पता नहीं इंजीनियर लोग हैं, ठीक है, शायद उन्होंने दिमाग लगा दिया 3 = 4 करने के लिए, जब हुआ नहीं तो इंटू जीरो कर दिया, वही ठीक है ना बच्चों वाली आदत, तो 0 0 बराबर हो गए। तो ऐसा नहीं होता, तो ये सब ऐसे नहीं प्रूफ होता, विद प्रॉपर टेक्निक है। तो पहली गलती एनटीए ने क्या करी, पहले आप सवाल सुनो। ये प्रॉब्लम आपका IIT 2008 का प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो IIT 2000 क्योंकि मैंने कराया हुआ था इसलिए मेरे को याद था ये प्रॉब्लम। तो IIT 2008 का प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को ऐसे करना है। अब ध्यान देना, ये कह रहा है बॉब ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l, द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एट v इज जस्ट सफिशिएंट टू मेक इट रीच पॉइंट b। तो यहाँ की वेलोसिटी इतनी है कि उसे b तक पहुंचा सके। अब गलती ये करी, इस वेलोसिटी को ले बैठे वो √4 rg,
तो भैया √4rg अगर आप यहाँ वेलोसिटी दोगे तो ये बी पर पहुंचेगा ही नहीं, धागा उससे पहले मुड़ जाएगा और ये प्रोजेक्टाइल पाथ बनाना शुरू कर देगा, तो बी पे पहुंचा कहाँ। तो पहली गलती √4rg ले ली। हाँ, √4rg तब होता जब ये एक स्ट्रिंग की जगह, ठीक है ना, रस्सी की जगह एक मासलेस रॉड से कनेक्टेड होता तो ठीक है, फिर इसके मुड़ने का कोई चांस नहीं होता, तब √4rg वाला रिजल्ट आपका करेक्ट होता, बट अभी नहीं है, ठीक है ना। तो अब हमें यहाँ की क्रिटिकल वेलोसिटी लेनी है, वो हो गई √5rg। अब ये कहता है कि वो थीटा बता दो जहां पर जो वेलोसिटी हो जाए वो इस वेलोसिटी की आधी हो जाए, यानी v/2 हो जाए, हमें वो थीटा यानी बॉटम से वो एंगल निकाल करके देना है, ठीक है ना। तो मैं इसको अपने हिसाब से करा रहा हूँ। अब मेरे को नहीं पता ये कितनी हाइट पर होगा, तो मैंने इस हाइट को फॉर द टाइमिंग h ले लिया, और आपको याद है हम लोग सर्कुलर मोशन के अंदर थर्ड इक्वेशन इसमें अप्लाई कर देते हैं। थर्ड इक्वेशन लगाई यानी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाया, -2gh। अब ध्यान से देखना कैसे इसका परफेक्ट एंगल तक मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्यों गलत है। पहली तो स्टेप समझ आ गई होगी कि जो उन्होंने सॉल्यूशन लिया उसमें इसको √4rg डाल दिया, जो कि पूरी तरीके से गलत रिजल्ट है। ये √5rg होगा, 4rg डाल दिया तो फिर ये उससे पहले ही धागा मुड़ जाएगा, स्लैक हो जाएगा, बी तक वो पहुंच ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। जब पहुंच ही नहीं पाएगा तो क्वेश्चन की कंडीशन गलत हो जाएगी। तो एनटीए के पेपर में जो सॉल्यूशंस दे रखे हैं वो ऐसा नहीं कि आप आंख बंद करके हर हालत में उनको फॉलो कर लो, आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। इसलिए मैं एक एक पेपर की परफेक्ट एनालिसिस आपको कराते जा रहा हूँ। पिछले पेपर में भी एक क्वेश्चन का सोल्यूशन गलत था और मैं भूल गया कौन सा था वो, बट ठीक है चलो छोड़ो। अब फिलहाल इस पेपर में तो ये गलत है, अब अगले पेपर के अंदर क्या होगा वो मैं एनालिसिस करके आपको दे दूंगा। अच्छा अब देखो आगे, v² बराबर u² -2gh। v² की जगह मेरे पास आ गया ये v²/4 -v² -2gh। 2gh को इधर लाते हैं, इधर बचा 3v²/4। अब हम v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जो कि होगी 5rg। r की जगह आप l ले लो क्योंकि रेडियस की जगह हमें लेंथ ऑफ थ्रेड दे रखा है, तो मैं सब्स्टिट्यूट करते जा रहा हूँ, आप देखते जाना। तो 2gh = 3/4 इंटू में 5lg, ठीक है। तो यहाँ से g से g वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया और h की वैल्यू आ गई 15l/8। अब 15l/8 अब जरा चेक करो, ये चीज़ जो है ना ये तकरीबन 1 पॉइंट समथिंग है। इसका मतलब ये निकला कि ये जो चीज़ है यहाँ से अगर आप हाइट नापोगे तो ये हाइट तो l के बराबर हो गई, यानी ये हाइट l से तो बड़ी है। इसका मतलब ये पार्टिकल यहाँ नहीं, ये पार्टिकल आगे जाकर के v/2 की वेलोसिटी गेन करेगा, यानी सेकेंड हाफ तक तो पार्टिकल चला जाएगा। तो मैं डायग्राम वापस से ले रहा हूँ। तो ये तय हो गया कि पार्टिकल की वेलोसिटी v/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो नहीं होगी, मतलब फर्स्ट हाफ में तो नहीं होगी, यहाँ जा करके होगी। अब हमें ये एंगल निकालना है, तो मैं इस एंगल को अल्फा ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस अल्फा, जो कि मैं बाद में आपको सॉल्व करके दूंगा, अभी नहीं। अच्छा ये एंगल अल्फा हो गया और ये हाइट हमारे पास है 15l/8। 12 नहीं है, 12 नहीं है, इसका मतलब टॉप से पहले ही इसकी वेलोसिटी v/2 हो जाएगी, ठीक है ना। 12 कहाँ पर आया, l ये हो गया और l ये हो गया, यानी टॉप मोस्ट पॉइंट से पहले ही हो जाएगी। और अगर आपको याद हो तो अच्छे से होना भी चाहिए याद, अगर √5rg होता है तो टॉप पर वेलोसिटी √rg होता है, तो वो हाफ से तो कम ही होता है ना, तो फिर कहाँ से हो जाएगा वो। तो इसका मतलब ये पहले ही जाकर के वेलोसिटी v/2 हो जाएगा। अब कहाँ, कितने एंगल पर, कितने थीटा पर, वो मैं निकालना सिखा रहा हूँ। देखो इस h की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो इतनी तो हो गई l, ठीक है ना। और ये फालतू लेंथ हमारे पास हो गई l का, इधर कंपोनेंट ले लो, ये हो गया l cos अल्फा। तो ये टोटल लेंथ हमारे पास आ गई l प्लस l cos अल्फा। तो h की जगह मैंने डाला l 1 प्लस cos अल्फा एंड इट्स वैल्यू इज 15l/8। l से l कैंसिल हुआ। अब सॉल्व करते हैं। cos अल्फा की वैल्यू आ गई 15/8 - 1, तो cos अल्फा की वैल्यू होगी 7/8, उसकी वैल्यू आ गई 0.875, ठीक है ना, डिवाइड करने पर। अब 0.875 की इसकी वैल्यू होती है, तो ये 0.8 अपना हो गया 0 के cos 0 हो गया जैसे 1, ठीक है ना। अब cos 30 डिग्री, पहले cos 30 डिग्री चेक कर लेते हैं, उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि यार ये 0.875 कहाँ लाई करेगा। cos 30 डिग्री हो गया √3/2, 1.732 डिवाइडेड बाई 2, सॉल्व करोगे 0.866। तो आप देख रहे हो बिल्कुल आसपास मिल रहा है, ये थोड़ा सा ज़्यादा, ये थोड़ा सा कम है। तो इसका मतलब अल्फा का वैल्यू 30 डिग्री से बड़ा नहीं छोटा होगा, क्योंकि कॉस में वैल्यू बढ़ने पर एंगल कम होता चला जाता है। तो अल्फा इज स्लाइटली लेस देन 30 डिग्री, तो समथिंग अराउंड 28-29 डिग्री के आसपास होगा, तो नियर बाय 29 डिग्री। तो आप इसको 30 ले लो, क्या फर्क पड़ता है। तो नियर बाय हम इसको 30 डिग्री ले लेते हैं, उससे हमें आइडिया लग जाएगा एंगल कौन सा एंगल पूछ रहा है, वो तो यही बोल रहा है ना कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, तो आइडिया लग जाएगा। तो अल्फा आ गया 30 डिग्री के आसपास, यानी टॉप से ये एंगल 30 डिग्री हो गया। तो थीटा की वैल्यू आ गई
180 माइनस 30, दैट मीन्स नियर बाय 150 डिग्री के आसपास। यानी 150 डिग्री का एंगल यहाँ से कवर करने के बाद जा करके इसकी वेलोसिटी बॉटम पर जो वेलोसिटी है उसकी हाफ होगी। अब 150 डिग्री कहाँ लाई करता है, चलो आ जाओ चेक करते हैं। ये तो नहीं है, ठीक है ना, आंख बंद करके हटा दो, ये भी नहीं है। अब ये जो आंसर दिया है क्यों गलत है आप खुद चेक कर लो। 90 से लेकर के 135 एंगल कितना आ रहा है 150, तो यहाँ कहाँ लाई करेगा, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन तब सही होता जब यहाँ पर रॉड होती और √4rg वाला सोल्यूशन दे रखा होता, तब 100% सही होता, ठीक है ना। बट क्योंकि थ्रेड है तो √4rg नहीं चलेगा, √5rg चलेगा। 3π/4 हो गया 135 से लेकर के 180, तो करेक्ट आंसर इसका डी है और ना कि सी ऑप्शन। तो ये मेरे हिसाब से और IIT के हिसाब से करेक्ट आंसर है। एनटीए वालों ने इसका सॉल्यूशन भी गलत दे रखा है और आंसर भी गलत दे रखा है और बहुत सारे लोगों ने इसको सॉल्व भी गलत कर रखा है। तो आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा कि हर चीज़ आपको कायदे से करनी है, ठीक है ना, ढंग से देखनी है। ये नहीं कि आंख बंद करके सोल्यूशन देखा और आपका काम चल गया। अब बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो सोल्यूशन देने का मतलब ये नहीं होता कि हमने सॉल्यूशन देखा और एज इट इज़ उठा के लिख दिया। आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कंसेप्ट, ठीक। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये वन ऑफ द डिफिकल्ट प्रॉब्लम था, मैंने माना, बट कम से कम करेक्ट करना मेरा काम था, तो मैंने आपको अब इसमें करेक्ट कर दिया। ऐसा प्रॉब्लम भी नीट के अंदर आने का चांस बहुत कम है, ठीक है ना, क्योंकि ये भी थोड़ा सा ज़्यादा थिंकिंग लेवल का प्रॉब्लम हो गया। तो 4 है, ज़्यादा नहीं, 40 नहीं प्रॉब्लम है डिफिकल्ट, 4 है। उन 4 में से अगर आप छोड़ भी दो 4 के 4 प्रॉब्लम, 41 प्रॉब्लम बचे जिनको आप कर सकते हो और उसमें बहुत आराम से आप 160 NTA में ला सकते हो। नीट में तो और अच्छा आ सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रॉब्लम। हाँ, ये प्रॉब्लम भी बहुत पूछा जा रहा था मेरे से, टेलीग्राम पे भी कई बच्चों ने पूछा था कि VX ग्राफ का कन्वर्जन ये भी IIT का ही है, ठीक है ना। बट ये डिफिकल्ट नहीं, ये अच्छा है, ओरिजिनली IIT का प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अब VX ग्राफ का कन्वर्जन AX ग्राफ में कैसे होता है, ध्यान से सीखना, ठीक है ना। ये मैंने टेस्ट में दिया हुआ है, तो टेस्ट में तो टेस्ट सीरीज में तो सब मिलेगा आपको, ठीक है ना। जितने प्रॉब्लम्स है डिफिकल्ट नॉन डिफिकल्ट सब मिलते चले जाएंगे। तो इसका सोल्यूशन ध्यान से देखना आप। VX ग्राफ को आप AX ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो उसका तरीका ये होता है। देखो VX का ना स्लोप कुछ बताता है ना कुछ बताता है, का मतलब VX का स्लोप हो गया dV/dx, वो कुछ होता नहीं, ठीक है ना, कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती। इसका एरिया भी कुछ नहीं बताता। तो जब भी किसी भी ग्राफ का ना स्लोप कुछ बताए ना कुछ एरिया बताए, मतलब एरिया भी बेकार हो जाए स्लोप भी बेकार हो जाए, ऐसे में हमें उस ग्राफ की इक्वेशन काम में आती है। ये मतलब ब्रह्मास्त्र है, ठीक है ना, संभाल के रखना। तो किसी भी ग्राफ के अंदर जब स्लोप से भी कुछ पता ना चले, एरिया से भी कुछ पता ना चले, उस ग्राफ की इक्वेशन पकड़ लो। अब इस ग्राफ की इक्वेशन देखोगे तो स्ट्रेट लाइन है, डिक्रीजिंग है, नेगेटिव स्लोप के साथ है, तो y इक्वल्स टू -mx प्लस सी। y की जगह आ गया v, m यानी इसका स्लोप, ये हमें दे रखा है v0 और ये x0, और वर्ड भी यही IIT के अंदर इस्तेमाल करे गए थे, इसलिए क्वेश्चन झांकने की भी जरूरत नहीं है, एज इट इज आता है। अच्छा, इसका कन्वर्जन भी पेटेंटेड है, फिक्स्ड है, आपको ये VX ही मिलेगा। अगर हाँ नीट के लिए परफेक्ट है, आपको तैयार करके जाओ, छोड़ के बिल्कुल मत जाओ इसको, ठीक है ना। और इसका मतलब आपको आंसर रट जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, टिक मारो बढ़ जाओ आके, ठीक है ना, ऐसा टाइप का सवाल है, आप देख पाओ। तो v की जगह आ गया बेटा -m, m हो गया इसका स्लोप, स्लोप आप tan थीटा से लिख लो, v0/x0 इंटू x, c हो गया y इंटरसेप्ट विच इज v0। अब हमें चाहिए AX ग्राफ, तो हमें a निकालना पड़ेगा। a हो गया v dV/dx, यानी a हो गया v यानी जो वेलोसिटी की इक्वेशन है, dV/dx यानी इसका स्लोप, यानी a निकालने के लिए हमें v की इक्वेशन को दोबारा से स्लोप से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले v की इक्वेशन डाल देते हैं, तो -v0/x0 इंटू x प्लस v0, और दोबारा से स्लोप से मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्लोप हो गया -v0/x0। तो आ जाओ अब इसको सिंप्लीफाई करें, तो a का इक्वेशन आ गया +v0² टाइम्स x -v0² अब ये इक्वेशन किसकी है, तो चेक करो, a की पावर 1 है, x की पावर 1 है, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो गया, यानी AX ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन जाएगा। अब कैसा स्ट्रेट लाइन बनेगा, चलो आ जाओ। इसका y इंटरसेप्ट नेगेटिव है, यानी AX ग्राफ यहां से शुरू होगा,
स्लोप इसका पॉजिटिव है यानी इधर की तरफ जाएगा। तो ये इसका Vx का कन्वर्जन Ax के अंदर हो गया। इस जैसा एक ही ऑप्शन है, टिक मारो और आगे बढ़ो। और इसको याद रखना, नीट के लिए बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आपको इस टेस्ट से मिला है, ठीक है ना। ओरिजिनली IIT का है, मुश्किल बिल्कुल नहीं था, बस खाली एक अच्छा प्रॉब्लम था। सीख मिली कि जिस ग्राफ का स्लोप और जिस ग्राफ का एरिया कुछ नहीं बताए, उस ग्राफ का इक्वेशन सबसे ज़्यादा काम का होता है और सारी चीज़ उसके इक्वेशन से हमें सॉल्व करनी होती है। तो मेरे ख्याल से जो डाउट चला आ रहा था बहुत टाइम से, अब वो आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे, इसको अपने इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम की लिस्ट में अलग से लिख लेना, ठीक है ना। हो सकता है फंस जाए नीट के अंदर, काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम था। अब चलते हैं आगे। ये प्रॉब्लम आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है, आसान है, ठीक है ना। आसान तो क्या मतलब अच्छा ही प्रॉब्लम है, ठीक है ना, पर ऐसा आप कर चुके हो इसलिए आपके लिए आसान है। तो मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के शुरू के लेक्चर में ही करा दिया था, ठीक है ना, कुछ खास नहीं है, बल्कि इसमें हम लोगों ने जायरेशन वगैरह भी निकाला था। आ जाओ बेटा। तो हमारे पास 4 रॉड्स दे रखी हैं, ये रही, हर रॉड का मास m है, लेंथ l है। तो सबसे पहले मैंने सिखाया था सेंट्रोइडल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया करो। ये हो गई इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस। पूछा किसी और के बारे में गया, बट वो हम बाद में निकालेंगे, पहले हम सेंट्रोइडल एक्सिस का निकालते हैं। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM निकाल लेते हैं। वो हो गया 1/12 ml²। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी आपको, तो 1/12 ml²। ये इस रॉड का हो गया, इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट, प्लस ml²/4। और सॉल्व करने पर मिला 1/3 ml²। पर ये एक रॉड का है, हमें चाहिए टोटल, तो 4 से मल्टीप्लाई। तो फाइनली ICM का वैल्यू हमारे पास आ गया 4/3 ml²। बस काम खत्म। अब हमें चाहिए इसमें ICM डैश। ICM डैश और स्क्वायर सिमेट्रिक डायग्राम है। ICM डैश यानी प्लेन वाली एक्सिस का मोमेंट। तो मैंने बताया था आपको कि ये ले लो आप, या ये ले लो, इन सब को हम ICM डैश बोलेंगे और इनका वैल्यू हो जाएगा हाफ ऑफ ICM। हाफ ऑफ ICM करोगे तो बेटा इसका हाफ यानी 2/3 ml² एज वेल एज इसका भी 2/3 ml²। हाँ, इसका निकालने के लिए, I2 निकालने के लिए अब आपको फिर से इसके और इसके बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो 2/3 ml² प्लस, अब टोटल मास हो गया स्क्वायर का, वो गया 4m, इनटू यहां पर ये डिस्टेंस हो गया L²/4। 4 कटा, फाइनल आंसर बेटा हमारे पास आ गया 5/3 ml²। तो अब सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गए, मिला करके देख लो। तो I1 की वैल्यू, I1 2/3 यानी I1 का आंसर हो गया Q, ओके। और I3 की वैल्यू इज ऑल्सो 2/3 यानी C का आंसर भी हो गया Q, ओके। I2 की वैल्यू 5/3, तो I2 का आंसर हो गया नन ऑफ दीज यानी S। तो A का और C का आंसर Q है। तो A का आंसर Q और C का आंसर Q एक ही में है भाई, इसमें और इसमें। तो करेक्ट आंसर हमारे पास ये हो गया, ठीक है ना। और B का आंसर S यानी नन ऑफ दीज, क्योंकि 5/3 है। तो आई थिंक ये भी समझ आ गया होगा, ये मुश्किल नहीं, बस बेसिक कंसेप्ट और उनके एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड ये भी अच्छा प्रॉब्लम था। अब चलते हैं आगे। ये प्रॉब्लम भी अच्छा है जिसमें आपका करंट, इलेक्ट्रिसिटी और कंडक्शन को मिक्स किया गया प्रॉब्लम के अंदर। हाँ, जो देखते हैं तो ये कह रहा है रूम एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये रूम है जिसका टेम्परेचर आपको 20 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। इज हीटेड बाय हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। तो ये हीटिंग कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है, कनेक्टेड टू 200, इसको कनेक्ट किया गया 200 वोल्ट मेन से, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये पावर डिसिपेट करेगा, एनर्जी लॉस करेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, जिससे ये रूम गर्म होएगा। अच्छा आगे, एंड द हीट इज ट्रांसमिटेड थ्रू अ ग्लास विंडो। तो यहाँ पर एक ये ग्लास की विंडो लगी हुई है जिससे हीट बाहर की तरफ ट्रांसमिट हो जाती है। अच्छा, कैलकुलेट टेम्परेचर आउटसाइड। तो हमें थर्मल इक्विलिब्रियम यानी अब ये स्टेडी स्टेट की कंडीशन आ चुकी है। रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड कांस्टेंट बना हुआ है, हमें बाहर का टेम्परेचर थीटा पता करके देना है। तो अब करेंगे क्या, यहाँ से मिलने वाली पावर यानी इनकमिंग और आउटगोइंग का रेट हम बराबर कर देंगे। तो dq/dt इनकमिंग is equals to dq/dt आउटगोइंग। अब इनकमिंग हो गया v²/r और इसका यूनिट हमारा वॉट के अंदर हो गया, जबकि इधर साइड का यूनिट हमारा कैलोरी में आ जाएगा, वो मैनेज कर लेंगे, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। तो इधर का फॉर्मूला हो गया Ka Δθ/L। अब सिंप्लीफाई करते हैं। v² हमें दे रखा है 200, तो 200 × 200 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई 20 और यहाँ का यूनिट हो गया जूल पर सेकंड। अच्छा, के कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी जो कि हमें दे रखा है 0.2 कैलोरी पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0.2 कैलोरी पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड। एरिया हमें दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ यानी थिकनेस हमें दे रखी है 0.2 सेंटीमीटर। तो 0.2
इंटू 10 की पावर -2, ये हो गया मीटर। डेल्टा थीटा हो गया 20 माइनस थीटा। ये भी डिग्री सेंटीग्रेड में हो गया, ये इधर से निकल गया मीटर, मीटर स्क्वायर यहाँ से निकल गया, बच गया कैलोरी, कैलोरी को हम जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं 4.2 से मल्टीप्लाई करके। ये इधर गया 10, तो यहाँ आ गया 2000। राइट साइड पर 0.2 भी कैंसिल हो गया, और इधर आ गया साथ में 10 की पावर -2। ओके, 4.2 हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये कैलोरी से जूल में कन्वर्ट हो गया, जूल वाला डाटा भी चला गया। इन 2 में बेटा हमारे पास आ गया 20 माइनस थीटा। अच्छा, तो 20 माइनस थीटा। अच्छा, एक यूनिट में और था, सेंटीग्रेड इंटू सेकेंड, तो मैं भूल गया यहाँ लिखना। सेकंड और सेकंड लेफ्ट राइट से कैंसिल हो गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो यहाँ पर आ गया बेटा 20 डिवाइडेड बाय 4.2 इज इक्वल्स टू 20 माइनस थीटा। अब 4.2 के चक्कर में मत पड़ो, 4 ले लो, ठीक है ना। 4 ले लोगे तो आंसर आ जाएगा 5। 4.2 लोगे तो 5 से थोड़ा सा कम आ जाएगा, तो मैं तो अप्रॉक्सीमेशन में खेल रहा हूँ। 5 यहाँ आ गया, थीटा का वैल्यू नियरली 15 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आ गया। वैसे आप आंसर देखोगे तो ये 5 से कम आ जाएगा, और इधर 15 से थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा, तो 15 के आसपास का आंसर एक ही है। टिक मारो और आगे बढ़ो। तो अब ये प्रॉब्लम भी आपको समझ आ गया होगा, ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम था। अब चलते हैं हम आगे। ये भी, इसको भी मुश्किल नहीं, ये भी एक अच्छा ही प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो 41 वाला प्रॉब्लम भी आपका अच्छा प्रॉब्लम है। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। हाफ वेव रेक्टिफायर का है, तो मैंने इधर 2 डायग्राम आपके लिए वैसे ही ले रखे हैं। आप देखो, अब ये प्रॉब्लम कह रहा है कि पहले यहाँ पर हमें 0 वोल्टेज है, फिर +5, फिर -5। तो इस तरीके से ये रेक्टेंगुलर पल्स जो मैंने आपको पढ़ाई थी लॉजिक गेट्स वगैरह के अंदर और सेमीकंडक्टर वाले टॉपिक के अंदर हाफ वेव रेक्टिफायर में, तो सेम एज इट इज प्रॉब्लम है। बड़ी आराम से हम इसको कर लेते हैं। देखो, जब यहाँ वोल्टेज 0 है तो ऑब्वियसली बात है फिर आउटपुट हमें 0 ही मिलेगा। तो शुरू में तो 0 है, और वो सब के अंदर हमें 0 दिखाई दे रहा है, तो शुरू वाला पार्ट है 0। तो ग्राफ हम यहाँ पर बनाते चलते हैं, वी आउटपुट वर्सेस टाइम। तो यहाँ का तो शुरू वाला पार्ट तो 0 हो गया। अब इधर +5 है, +5 का मतलब ये प्लस ले लो, ये माइनस ले लो, और इधर 5 वोल्ट ले लो। अब ऐसा होने पर ये डायोड हो गया रिवर्स बायस, और यहाँ का आउटपुट वोल्टेज हमारे पास 0 आ जाएगा, क्योंकि इधर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अगेन अगले पार्ट में इसका कलर चेंज करके बना रहा हूँ। तो शुरू में तो 0 इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ हमने कोई वोल्टेज ही अप्लाई नहीं किया। उसके बाद 0 इसलिए हो गया क्योंकि रिवर्स बायस हो गया। अब आते हैं अगली कंडीशन पर। अगली कंडीशन में हो गया -5। -5 मतलब इसकी पोलैरिटी चेंज हो गई। अब ये प्लस, ये माइनस। अब करंट फ्लो करेगा। दोनों रेजिस्टेंस हमें इक्वल दे रखे हैं, इसलिए जो वोल्टेज इनके अक्रॉस आएगा वो आधा आधा आ जाएगा। दैट मीन्स 2.5 वोल्ट, और इधर भी 2.5 वोल्ट। पोलैरिटी चेक करोगे तो वो बिल्कुल एज इट इज वही पोलैरिटी आएगी जो यहाँ पर है, ठीक है ना। दैट मीन्स ये ग्राफ अगर नीचे बन रहा है तो इधर का ग्राफ भी नीचे बनेगा, बट उसका जो पीक होगा वो 5 वोल्ट ना होकर के 2.5 वोल्ट होगा। तो यहाँ पर हमारे पास निगेटिव में पीक आ गया, माइनस का 2.5 वोल्ट, और इस रीजन में ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया। अब वापस से फिर से यही साइकिल शुरू हो जाएगी, तो ग्राफ आगे कंटिन्यूड हो जाएगा। बट हमारा आंसर अब हमें मिल चुका है, तो ये तो हो नहीं सकता, इसका पीक 2.5 है, इसका ये भी नहीं हो सकता। इन दोनों में से अब देखते हैं, ये पॉजिटिव जा रहा है तो ये पॉसिबल नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला आंसर हमारा करेक्ट हो गया। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर का एक अच्छा प्रॉब्लम था। अब आते हैं हम, ये इसका लास्ट प्रॉब्लम है। ये भी अच्छा प्रॉब्लम है बट डिफिकल्ट नहीं है। आपने पेंडुलम क्लॉक का गेन और लॉस इन टाइम पीरियड लीनियर एक्सपेंशन वाले टॉपिक के अंदर सीखा था, जो मैंने आपको क्रैश कोर्स के अंदर बताया था। तो अब आप बिल्कुल सेम उसी पे कंसेप्ट है। वहाँ हम लोग क्या करते थे, हीट के साथ पेंडुलम क्लॉक का गेन और लॉस लेते थे। यहाँ पर ये क्या कर रहा है, यहाँ पर ये हाइट के साथ गेन और लॉस ले रहा है, ठीक है ना। अब कैसे, तो वो सुनो। तो पेंडुलम क्लॉक में पेंडुलम का टाइम पीरियड हो गया 2π√L/g। अब ये बोल रहे हैं कि हम पेंडुलम को पर्टिकुलर हाइट पर ले जाते हैं विच इज 200 मीटर। तो हाइट के साथ ग्रेविटी कम होता है, ठीक है ना। अच्छा, क्योंकि हाइट बहुत छोटी सी है कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ, बहुत छोटा है, तो इसलिए अप्रॉक्सीमेशन वाला हम फॉर्मूला लगा देंगे जो आपने ग्रेविटेशन में सीखा था, 1 - 2h/re, ठीक है ना। तो अब यहाँ से अब हम गेन और लॉस का वैल्यू निकालते हैं, तो वो गया ΔT/T। एरर वाला कंसेप्ट लगा के 2π कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है, पावर हाफ सामने आ गई, ΔG/g। ΔG/g की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर लो। ये ΔG/g आपको मिल जाएगा 2h/re। ट्वाइस और ट्वाइस वाला पोर्शन भी कर दिया, तो ΔT की वैल्यू आ गई h/re × t। अब गेन है या लॉस है वो हमें देखना पड़ेगा। तो हाइट के साथ g की वैल्यू कम होती है, g कम होगा
तो एज हाइट इंक्रीजेस जी डिक्रीजेस तो टाइम इंक्रीजेस। अब किसका टाइम? पेंडुलम का टाइम बढ़ जाएगा। अगर पेंडुलम का टाइम बढ़ जाएगा तो क्लॉक जो हो जाएगी वो स्लो हो जाएगी, ठीक है ना, और वो टाइम को क्या करेगी? लूज करेगी। तो क्लॉक will become slow and loses time। अब कितना टाइम लूज करेगी वो हम यहां से कैलकुलेट करके दे देते हैं। तो डेल्टा टी की वैल्यू होगी h हो गया 200, आर ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है 6.4 इंटू 10 की पावर 6, और कितने ड्यूरेशन में हमें निकालना है? आई थिंक इसमें दे रखा है इन 1 डे। तो 1 डे और ऑप्शन हमारे सेकंड में आ रहे हैं, तो 1 डे में हो गए 86400 सेकंड। अब इसको आप सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा ये 2.7 सेकंड। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो मेरे ख्याल से ये एनटीए के पेपर 2 की एनालिसिस आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो जितने अच्छे प्रॉब्लम, जितने डिफिकल्ट प्रॉब्लम और जितने कैलकुलेटिव थे, मैंने सारे आपको करा डाले। अब सीख ये मिली कि डिफिकल्ट में आईआईटी के प्रॉब्लम आ रहे हैं, सारे हमें नहीं करने, ठीक है ना। जो जो मैं बताते जा रहा हूँ उतने तो आप अलग से लिखते जाओ, वो आपको बहुत काम में आएंगे। सारे सॉल्यूशन पूरी तरीके से सही नहीं है एनटीए के, तो इसलिए आपको ये एनालिसिस कंटिन्यूसली देखनी पड़ेगी आगे। पेपर 3, पेपर 4 अब मैं आपको बताते जाऊंगा। इसमें से हमारा एम यही है, जो जो अच्छी चीज़ें हैं वो हम गेम करते चले जाएंगे, जो हमारे नीट लेवल के लिए नहीं उनको हम रिजेक्ट कर देंगे। तो अब आप इसमें से जो मैंने इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बताए, अच्छे प्रॉब्लम बताए, उनको ज़रूर नोट कर लेना, ठीक है ना। काम के प्रॉब्लम है वो आपके लिए। और अब आप एनटीए के पेपर 3 की एनालिसिस देखना, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दूंगा। एक काम और करना, भूल मत जाना, ऐप पे जाकर के आप जरूर रिव्यू कर देना, ठीक है ना। और अच्छा ही लगेगा, अच्छे रिव्यूज़ डालना, तो मेरे को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। हम और एनर्जी और अच्छी चीज़ों के साथ आपको नेक्स्ट लेक्चर देंगे। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।